यहाँ से एक दूसरा सिद्धांत लेके आया जिसका नाम है चूक का सिद्धांत या खालसा नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अभी स्टोरी ऐसी है कि हमारे यहाँ जो एडॉप्शन का जो प्रिंसिपल है, किसी को गोद लेना, किसी को दत्तक लेना, बहुत पुराना है हमारे समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर, सदियों से सब समाज के अंदर यही चलता है। पहले के टाइम पे भी यही होता था कि यस 1801 में भी आपने अवध लिखा है। अवध देखो 1765 के अंदर जब अवध को किया, उसको इनिशियल फॉर्म लिखा है मैंने, तो अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1799 के अंदर जब वेलेस्ली आता है तो वेलेस्ली उसको फाइनल शेप देता है। जब 1765 में हुआ ना तो बहुत ही एक वेग तरह की सब्सिडरी अलाई की ट्रीटी हो गई, बट जो प्रिंसिपल्स थे वो यही थे। अवध को प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया गया था, इसके लिए बोला जाता है कि इट वाज सब्सिडरी अलाई इन इनिशियल फॉर्म। बहुत ही एकदम प्रारंभिक कक्षा के अंदर उसको सहायक संधि के दौरान उसको लिया गया। ओके, यहां आ जाते हैं ट्रेडिशन ऑफ अडॉप्शन। सो इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज है या आप दुनिया का कोई भी समाज देख लो, वहां पे अडॉप्शन और ये आपका पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल है जो चलता है, जो किसी को गोद लेना, बहुत ही नॉर्मल चीज थी कि अगर आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है तो यू अडॉप्ट समवन और उसके बाद आप उसको अपना नाम देके पूरा का पूरा अपना डायनेस्टिक और अपने वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हो, ठीक है। एंड दिस अडॉप्टेड सन इनहेरिटेड ऑल राइट्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम हिज पेट्रॉन फादर। जब उसको गोद ले लिया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो वाडिया डायनेस्टी के साथ हुआ, वो जो बंदा था वो रिसेंटली बिकेम अ किंग, लास्ट ईयर ही वो राजा बन गया। ये तो बगासुका था मोड़ा बतासु આવી। સો એનું પણ એવી સ્ટોરી હતી કે this guy was just working somewhere else and though he had relation to this Wadia dynasty but he was not actually the king। फिर रातों रात उसको टेलीग्राम आ गया, ठीक है, लंदन वंडन में मेल भेजा होगा उसको, जो भी था, आपको राजा प्रोक्लेम किया जाता है, आ जाओ इंडिया वापिस। आ जाता है इंडिया और उसकी फिर कोरोनेशन सेरेमनी होती है, राज्याभिषेक, तिलक पूरा लगाया जाता है, ठीक है, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, तो पूरे जलसे की जाते हैं राज्य के अंदर। तो आज तो डेमोक्रेसी आ गई है बट स्टिल हम लोग बोलते हैं इंडियन कल्चर का एक पार्ट है, टॉलरेंस है हमारे अंदर की। ऑटोक्रेसी वाला जो राज चल रहा था उसको एक सिंबॉलिक वे में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि बोले राजाशाही थी, बट स्टिल हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उनको हमारी सोसाइटी के ही पार्ट के दौरान। बाकी सारे स्टेट्स की तरह नहीं है कि राजाओं को खदेड़ दिया जाए या बाकी सारे जगहों पे। जहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन के अंदर ये पूरी की पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। उनको पसंद ही नहीं आता था कि यहाँ राजाशाही रहे। ओके, फ्रांस के अंदर हुआ, राजा को गिलोटीन कर दिया गया था, तो तुम निकलो यहाँ से। ओके, यहाँ जाते हैं दिस सन इनहेरिटेड ऑल राइट्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम हिज पेट्रॉन फादर, और उसको अच्छी तरह से पूरी की पूरी जो मालमत्ता थी अपने बाप की, वहां से उसको पूरा का पूरा पैसा वैसा मिल जाता था, तो उसको भी वही तो मजा आ जाती थी और ये पूरी की पूरी स्टोरी चलती है। ये कंटिन्यूसली ट्रेंड आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। हमारी जितनी भी जो नेटिव स्टेट्स है, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स से जो रियासतें थी, उसके अंदर भी इस तरह का ही पूरा का पूरा सिद्धांत रहता था कि अगर राजा को कोई बेटा नहीं हुआ तो किसी और को गोद ले लेगा और उसको बोल देगा कि आज से ये राजा है, मैं जा रहा हूँ और मेरी पूरी की पूरी जो माल मिल्कत है वो इसके नाम के ऊपर लिख के जा रहे हैं। 1825 के अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देती है और बोलती है कि दैट दी every ruler under Hindu laws is free to nominate his successor, real or adopted son। हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम लोग ऐसा कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं खड़ा करना चाहते कि यहाँ पे आपका कोई भी इंसान हो और उसको गोद लेने के पीछे हम लोग उसको राजा बनने के लिए कुछ नॉमिनेट नहीं करेंगे। स्टोरी ऐसी चलती है कि दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वन जेंटलमैन कॉल्ड एज लॉर्ड डेलाउजी। डेलाउजी, मैंने आपको बताया कि वो आदमी, एक तो ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट गवर्नर जनरल्स, बहुत ही कम उम्र में उसको गवर्नर जनरल की खिताब मिल गई थी और यहाँ पे आके उसका गोल क्लियर था कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए, ब्रिटिश साम्राज्य का जितना मैं विस्तार करूंगा उतना कम हो। तो उसके लिए उसने 2-3 पॉलिसीज अपनाई थी। जैसे एक, वहां पे कंटिन्यूसली लड़ाई करता रहा, बहुत सारे स्टेट्स को अनेक्स कर रहा था। अनेक्स करने के पीछे उसने ये चूक के सिद्धांत सबसे ज्यादा अपनाए। अभी यहाँ पे यही हुआ कि 1825 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो ये स्टेटमेंट दे दिया था कि चूक के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम लोग यहाँ पे कोई इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते। डेलाउजी ने ऐसा बताया कि अगर कोई राजा अपना कोई वंश का आदमी छोड़ के नहीं गया हो जो उसका खून होगा, तो उसके बाद वो स्टेट को हम लोग एनेक्स कर देंगे। वी विल नॉट अलाउ एनी एडॉप्टेड सन टू इनहेरिट द थ्रोन ऑफ दिस स्टेट। आपकी राज्य की गद्दी के ऊपर कोई भी आपका जो भी एडॉप्टेड आपका जो भी वंशज होगा, जिसको आपको गोद ले रहे हो,
उसको हम लोग अडॉप्ट नहीं कर। अब स्टोरी देखिए कि 1840 1848 से लेके 1856 तक जब डेलाउजी यहाँ पे रूल कर रहा था, तब उसने ये चूक के सिद्धांत को सबसे ज्यादा उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, उसका एग्जीक्यूशन किया। अब यहाँ पे देखिए कि उसके 25 साल पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये बता रही है कि हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि यहाँ पे कोई हिंदू राजा और हिंदू धर्म के हिसाब से या हिंदू आपके जो भी कायदे कानून के हिसाब से अपने कोई भी सक्सेसर होगा, उसका जो वंश होगा उसको आगे बढ़ा सकता है। 1830 तक आते आते कंपनी की पॉलिसीज के अंदर चेंज होता है। तो ये कैप्टन रसल थोड़े खुश थे, यहाँ पे ये थोड़ी उंगली करते हैं और बोलते हैं दैट द गवर्नमेंट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन रूलर्स टू नॉमिनेट हिज अडॉप्टेड सन एज हिज हियर। बोले सरकार सोचेगी इसके बाद कि अगर आपने पहले ठीक है आपको ट्रू कॉपी लेके 2 विटनेस का सही सिक्का करके पासपोर्ट साइज का डॉक्यूमेंट देके सब अप्लाई करना पड़ेगा कंपनी को। बोले मैं जा रहा हूं और मेरे बाद मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं जिसको मैंने गोद लिया है। तो कंपनी 1830 तक आके एक पॉलिसी लेके आ रही है जहां पे बोल रही है कि हम लोग सोचेंगे, बट इसका अच्छी तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जाता। When in 1848 लॉर्ड डेलाउसी becomes the गवर्नर जनरल, वो एक झटके में बोल देता है कि आज के बाद जो भी राज्य अंग्रेजी हुकूमत, द स्टेट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश अथॉरिटी, और उनके अंदर कोई आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है और राजा का कोई भी एक खूनी वंश आगे नहीं जा रहा है, तो वो स्टेट्स को हम लोग एनेक्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग आज के बाद आपने जितने भी गोद लिए हुए आपके जितने भी पुत्र हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। So he started annexing the states which were dependent on British authority. In the absence of real heir, the state would be merged into British India. हम लोग डेलाउजी के अंदर आएंगे तब हम लोग 3 तरह के राज्यों की बात करेंगे। एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करते थे, एक डिपेंडेंट स्टेट हुआ करते थे, एक स्टेट ऐसे थे जो ब्रिटिश अथॉरिटी के अंदर कभी आए नहीं थे, उनके ऊपर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 3 काइंड्स ऑफ स्टेट्स वर देयर। जब डेलाउजी को हम लोग और चर्चा करेंगे क्योंकि डेलाउजी को लेके यूपीएससी 2013 में जज्बाती हो गई थी, 10 नंबर में जज्बाती हुआ था। उसने पूछा था कि डेलाउजी इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। भी जनरली गवर्नर जनरल के ऊपर 10 मार्क्स का प्रश्न पूछ देना बहुत ही उटपटांग प्रश्न था, बट एनसीईआरटी के अंदर उसने भी अच्छी तरह से यूपीएससी ने दिया हुआ है। विल ट्राई टू सी कि डेलाउजी को क्यों आधुनिक भारत का निर्माता बोला जाता है। एक तो पहले भारत का जो नक्शा उसने जो डिजाइन किया है ना, वो नक्शे के कारण ही उसने कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे जब अलग अलग राज्यों को अनेक्स करना शुरू किया गया ना, उसके बाद ही ब्रिटिश इंडिया का जो मैप बनता है वो डेलाउजी के कारण बनता है। और वो मैप 1860 से लेके मतलब 1858 से लेके 1947 तक वही रहता है, क्योंकि यही ये चूक के सिद्धांत एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज वन ऑफ द कॉजेस बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 में जो विद्रोह हुआ उसके पीछे का एक कारण था ये चूक के सिद्धांत। क्यों? क्योंकि डेलाउजी ने क्या किया कि जो राज्य थे उनके राजा गुजर गए और उनका कोई वंश नहीं था, तो उनको डायरेक्ट विलय कर दिया, उसका मर्जर कर दिया, उसका एनेक्सेशन कर दिया ब्रिटिश स्टेट के अंदर। तो वहां के राजा और दूसरे रानी जो थे उनको पसंद आएगा? आप ठीक है, रानी सोच रही होगी कि मैं अभी राजा जी चले गए हैं तो मेरे हाथ में सत्ता आएगी। वैसे ही एक रानी थी 1857 में विद्रोह करती है जिनका नाम है झांसी की रानी, जहां पे वो स्लोगन ही ये देती कि मेरी झांसी नहीं दूंगी, आई विल नॉट गिव माय झांसी बैक टू यू। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन दैट द डेलाउजी एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन हु ट्राइड टू कैप्चर द पावर फ्रॉम द रानी ऑफ झांसी, उसका यही कारण था क्योंकि चूक का सिद्धांत यहां झांसी के ऊपर उसने अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि उसके राजा गुजर गए, अभी उनका कोई वंश था नहीं, तो ये अडॉप्टेड सन को अंग्रेजों ने मना कर दिया कि इसको हम लोग जेन्युइन राजा नहीं मानते हैं, तो उसको हम लोग ये स्टेट को अनेक्स कर देंगे। सतारा को 1848 के ऊपर सबसे पहले तलवार पड़ती। ये सतारा कैपिटल हुआ करता था आपका पूरा का पूरा पुणे, जो आपका भोसले वंश था उसमें। जब आपका तीसरा एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ तो उसके हमने आउटकम अगर लास्ट क्लासेस में आप देखोगे तो हमने देखे थे कि पेशवाशिप को तो अबॉलिश कर दिया, पेशवा की जो गद्दी थी उसको अबॉलिश कर दिया। मराठा कन्फेडरेसी जो थी, जो मराठा यूनियन था आपके चारों के चारों सरदारों के बीच में जो उटपटांग चीजें होती रहती थी, उसको भी तोड़ दिया गया। इसके साथ साथ सतारा नाम का जो राज्य, जहां पे जो भोसले वंश, जो शाहू जी, शिवाजी और उसका जो चलता आ रहा था, वहां पे एक छोटा सा राज्य दे दिया 1818 से लेके 1848 तक। बोले ये शिवाजी के वंश वाले हैं, ये भोसले वंश वाले लोग हैं,
इनको एक छोटा राज्य दे दो, पर उसको पपेट बनाया। एंड दैट स्टेट वाज नोन एज डिपेंडेंट स्टेट। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों की अथॉरिटी के ऊपर डिपेंडेंट था। मैंने बताया नहीं, राजा जी जैसे थे, सब्सिडरी अलाई जैसे लोग थे, कि यहाँ स्टेट की अथॉरिटी कुछ नहीं हुआ करती थी, बट अंग्रेजों ने उनको राजा बनाया था, इसके लिए उनकी गाड़ी चलती रहती। डेलाउजी ने 1848 तक आते आते उसने देखा कि ये सब स्टेट्स का भी एग्जिस्टेंस नहीं चाहिए, काहे इनको पेंशन देना, काहे इनको इतनी सारी अथॉरिटी देना। एंड सतारा बिकेम द फर्स्ट स्टेट which was under which the doctrine of lapse was implemented. जैतपुर एंड संबलपुर करके एक और स्टेट था 1849 के अंदर। भगत नाम का एक राज्य, जो आज का आपका मॉडर्न डे, आप शिमला की तरफ जाते हो जब चंडीगढ़ से, तो वहां पे भगत नाम का स्टेट हुआ करता। भगत के ऊपर 1850 के ऊपर तलवार गिर जाती है कि बेटा तुम भी आ जाओ, तुमको भी हम लोग ब्रिटिश अथॉरिटी और ब्रिटिश स्टेट के अंदर एनेक्स कर देंगे। उसके बाद उदयपुर को कर दिया जाता है 1852, मेवाड़ स्टेट। यू सी कंटिन्यूअसली इन 1854 के अंदर झांसी को एनेक्स किया जाता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक कंटिन्यूअस ट्रेंड देखने को मिलता है जहां डेलाउजी बोलता है कि आपका अभी कोई लीगल सक्सेसर और लीगल हेयर नहीं बचा है, आपका एक ब्लड लाइन नहीं बचा है, सो ऑन दैट प्रिटेक्स्ट वी विल नॉट अलाउ एनी ऑफ द एडॉप्टेड सन टू इनहेरिट द थ्रोन, और इसी के कारण हम लोग पूरी की पूरी सत्ता आपसे अख्तियार करते हैं। कहानी तो ये भी चलती है कि 1850 और 1852 के अंदर जब भगत और उदयपुर को एनेक्स किया गया तो उनके राजा ब्रिटिश कोर्ट के अंदर जाते हैं। दैट एनेक्सेशन इज फॉल्स। ये आपने जो विलय किया है हमारे राज्यों का, वो गैर कानूनी है। तो ब्रिटिश कोर्ट ने बताया कि ये कैसे गैर कानूनी आप बता सकते हो? बोले हमारे वंशज है, थोड़े बाहर घूमने गए और देखो अभी डीएनए कुछ कराया होगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लिए ये है दैट द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, विधि द्वारा कानून, विधि द्वारा शासन पूरा का पूरा चला। और विधि द्वारा शासन के अंदर ये चीज बोली जाती है कि अगर विधि के अंदर लिखा है कि ये गैर कानूनी है तो उसको वापिस करना चाहिए। द भगत एंड उदयपुर स्टेट्स वर गिवन बैक टू द किंग्स। दिस वाज हाउ द ब्रिटिश स्टेट यूज्ड टू फंक्शन। वो बोलता था कि रूल ऑफ लॉ तो रूल ऑफ लॉ है। इन्होंने प्रूव कर दिया कि हमारे वंशज थे, और ये डेलाउजी ने जो पूरा का पूरा एनेक्सेशन किया वो गलत तरह से किया है, दैट द स्टेट्स वर गिवन बैक टू द किंग्स अगेन। सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, 1854 के अंदर जब झांसी को अनेक्स कर दिया जाता है, और इसी का ही सहारा लेके जब 1857 का विद्रोह हुआ तो रानी की झांसी भी कूद पड़ती है कि मुझे भी मेरा अपना राज्य वापिस चाहिए। नागपुर वाज अनेक्स्ड इन 1854। बहुत सारे राज्यों का अनेक्सेशन हुआ और उसके बाद ही यहाँ पे पूरा ब्रिटिश इंडिया का मैप कंसोलिडेट होता है। सो वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड डेलाउजी इज नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का निर्माता डेलाउजी को बोला जाता है। उसके पीछे का कारण यही है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स बचे वो एज इट इज, ऑलमोस्ट एज इट इज ऐसे ही रहे। 1947 तक ऐसे ही रहते हैं। 565, 567 कितना भी, जो भी एक दो नंबर आगे पीछे होता रहता है, बट दिस वाज द मैप व्हिच वाज कंसोलिडेटेड बाय डेलाउजी। दूसरा और भी देखेंगे, मिलिट्री में रिफॉर्म्स करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स करता है, पीडब्ल्यूडी की इंप्लीमेंटेशन करता है, इंडिया को ग्लोबलाइज करता है, पोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट। द पोर्ट्स एट कराची, बॉम्बे एंड कलकत्ता वर द थॉट्स ऑफ डेलाउजी। डेलाउजी ने सोचा था कि इस तरह से हम लोग को डेवलप करें। एग्रीकल्चर, कैनॉल्स बनाता है, पोस्टल सिस्टम, मॉडर्न रेलवे का इंट्रोडक्शन, मॉडर्न एजुकेशन, चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड डेलाउजी। एक चीज ऐसी नहीं है जो भारत के अंदर आपको कंटिन्यू, डेलाउजी का एक उसकी आत्मा घूमती रहती होगी, ऐसा इंसान है। ठीक है, डेलाउजी एंड मकॉले। This doctrine of lapse is applied on those states who already signed a subsidiary. Yeah, they were kind of dependent state. मैं आऊंगा उसके अंदर। इसके लिए वो ऐसे स्टेट थे जो एक पपेट की तरह ऑलरेडी एस्टेब्लिश किए गए। Only the kind of states, दो तरह के स्टेट से, डिपेंडेंट स्टेट से, फिर प्रोटेक्टोरेट स्टेट से, एक दूसरे ऐसे स्टेट से जिनके ऊपर ये लागू नहीं हो रहा। ओके, बिकॉज दिस वर द स्टेट्स व्हिच वर डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश अथॉरिटी ऑन वन थिंग और द अदर। उनके राजाओं को पेंशन मिलता था और ये Not necessary on subsidiary. सॉरी, नॉट नेसेसरी ऑन सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, एक सब्सिडियरी अलायंस भी एसेंशियली देखोगे तो वो डिपेंडेंट स्टेट की कैटेगरी में ही आते हैं। ओके, सो पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया का मैप। सॉरी, Woods dispatch, the first dispatch, the first was the 1833 in modern education, where this thing, Macaulay's Minute was important in 1835. Woods dispatch came in 1854. Charles Wood was the president of Board of Trade, आपका Board of Control का जो trade का जो authority थे,
एंड वो मैग्ना कार्टा बोलते हैं आधुनिक भारत के शिक्षण के अंदर, ठीक है। 1854 के अंदर होता है। सबसे पहले होता है वो मैकॉलेज मिनट होता है। अंडर द मैकॉलेज यूनिट द मॉडर्न एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। हम लोग आएंगे उसके अंदर जब किस तरह से आधुनिक शिक्षण की स्थापना की जाती है भारत के अंदर, बट वो ज्यादा चलता नहीं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को जब यही इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आधुनिक शिक्षण किस तरह से उसका फाउंडेशन रखा गया। कंट्रोवर्सी हुई एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट, उसके पहले होती है और उसके बाद ही ये ओरिएंटलिस्ट व्यू जीत जाता है और उसके बाद ही मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत होती है, जिसको मैकॉलेज मिनट कहते हैं। ओके, यहाँ आ जाता है 1854 में होस्ट डिस्पैच। कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया: झांसी, संबलपुर, सतारा। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर in which they were annexed by the British. देखो ये डेट वाला प्रश्न था। जनरली ऐसा होता है कि कभी कभी स्टूडेंट छोड़ देते हैं, बट 2004 में इसने जज्बाती कर दिया था, ठीक है। विच इज द राइट ऑप्शन? सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, झांसी इन 1854, संबलपुर 1849, सतारा 1848 सबसे पहला बकरा बनता है। द राइट ऑप्शन इज सी। ओके, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमने अभी तक देखने की कोशिश की थी अब तक के क्लासेस के अंदर, वो था कि ब्रिटिश अथॉरिटी यहाँ पे किस तरह से यूरोपियंस को सब्जुगेट करती है। साथों साथ अभी नंबर आ गया था इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का। तो यहाँ पे आपकी एक चीज खत्म होती है जिसे कहा जाता है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ से शुरू होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल।